हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तोमर स्वागत करता हूं आपका रोहित तोमर जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है, जो ये महामारी चल रही है, इससे घरों में बैठना ही सबसे अच्छा उपाय है इससे बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि घर में बैठना सही है, लेकिन घर में बैठे ही रहना ये सही नहीं है। एक स्टूडेंट जिसे पढ़ना चाहिए, वो आज ये सोचकर बैठा है कि यार एक साल वैकेंसी नहीं आने वाली है, एक साल तक तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट जो आईआईटी का छात्र है, जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, जो एमपीपीएससी क्रैक करना चाहता है, जो रेलवे में जाना चाहता है, वो दिन में 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो दूसरा स्टूडेंट जो ये सोच कर बैठा है कि यार अब क्या होगा, अब 2 महीने और लॉकडाउन बढ़ेगा, तो वो पबजी खेल रहा है। लॉकडाउन के इस माहौल में वो फ़ायदा नहीं उठाकर वो लूडो खेल रहा है, दिन भर मोबाइल पर बात कर रहा है। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ये बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों। बस बंद हो सकती है, ट्रक बंद हो सकते हैं, दुकानें बंद हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, एक सक्सेसफुल इंसान कभी रुक नहीं सकता, वो कभी बंद नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों साइंस के विषय में। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, समय की बर्बादी ना करें। साइंस के विषय में बात करते हैं दोस्तों, तो साइंस में भी मात्र 100 में से 10% ही ऐसे लोग होंगे जो साइंस जैसे विषय को पसंद करते हैं और साइंस जैसे विषय पर अपनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, साइंस का जो विषय है ये लगभग गणित के बराबर ही गणित को टक्कर दे रहा है लगभग हर एग्जाम में। रेलवे की बात कर ले, पुलिस की बात कर ले, लोको पायलट की बात कर ले, एमपीपीएससी यूपीएससी की बात कर ले, सब में साइंस जैसे विषय को पूछा जा रहा है। साइंस का विषय जो है दोस्तों, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रंथि तंत्र। कौन सा दोस्तों? ग्रंथि तंत्र। तो हम आज बात करेंगे अपने वीडियो में किसके विषय में? ग्रंथि तंत्र के विषय में हम बात करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, ग्रंथि तंत्र में हम बात करेंगे किसकी? ग्रंथियों की बात करेंगे। तो ग्रंथियों के बारे में बात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जो ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। मानव के शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहले जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है कौन सा? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? बाह्यस्रावी ग्रंथि। दूसरा जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है कौन सा? आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला बाह्य हो गया, तो दूसरा कौन सा प्रकार होना चाहिए? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन दोस्तों तीसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होगा? तो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है दोस्तों कौन सा? मिश्रित ग्रंथियों का। कौन सा? मिश्रित ग्रंथियों का प्रकार होता है। ठीक है सर, आपने बता दिया बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो सर आप ये बताइए, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ये किसका निर्माण करती है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ये निर्माण करती है एंजाइम का। किसका निर्माण करती है? एंजाइम का निर्माण करती है। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं सर? तो एंजाइम हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन सी क्रियाओं में? उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है, उपापचयी जो क्रिया होती है, उसमें कौन भाग लेते हैं दोस्तों? एंजाइम भाग लेते हैं। अब एंजाइम कैसे भाग लेते हैं दोस्तों? उपापचयी क्रिया क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती है दोस्तों? जब आप खाना खाते हो तो वो खाना आपके दांतों द्वारा पीसा जाता है, मतलब उस खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो खाना शरीर के अंदरूनी भाग में, अंदर वाले पार्ट में जाता है दोस्तों, तो उस खाने के और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो यही जो क्रियाएं चलती है शरीर के अंदर खाने के पाचन से संबंधित, उनमें कौन भाग लेते हैं? एंजाइम भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों अपन बात करेंगे किसके विषय में? अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो याद रखना, ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है किसका? हार्मोन का। किसका निर्माण करती है? हार्मोन का। और आज अपन केवल किसकी बात करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम बात करेंगे। तो हार्मोन क्या होता है दोस्तों? याद रखना, ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? शारीरिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। अब शारीरिक वृद्धि किस प्रकार से होती है दोस्तों, वो हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है इसके बारे में भी सुन लो दोस्तों। मिश्रित का मतलब क्या होता है? बाह्यस्रावी प्लस अंतःस्रावी। कहने का मतलब एंजाइम का निर्माण भी करती है और किसका? हार्मोन का निर्माण भी करती है। अब याद रखना दोस्तों, केवल 10% लोगों में अपना नंबर लगाना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक देखना। बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है वो किसका निर्माण करती है? एंजाइम का। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो निर्माण करती है हार्मोन का। और हार्मोन क्या करते हैं? शारीरिक वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। जो मिश्रित ग्रंथि होती है इससे क्या निकलते हैं दोस्तों? एंजाइम भी निकलते हैं। याद रखना, क्या निकलते हैं? एंजाइम। और एंजाइम के साथ और क्या निकलते हैं दोस्तों? हार्मोन भी निकलते हैं। ठीक है सर, हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। साथ ही एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं साइंस की बड़ाई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि साइंस केवल मुझसे ही पढ़ो, लेकिन शहर में जितने भी टीचर हैं, जो लोग आपको साइंस पढ़ाना चाहते हैं, जिनसे आप साइंस पढ़ना चाहते हो, उनसे साइंस पढ़ो। यूट्यूब पर भी ढेर सारी वीडियो हो, उनसे साइंस पढ़ो, लेकिन साइंस पढ़ो दोस्तों। साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में?
किसके विषय में बात करते हैं दोस्तों? अपन बात करते हैं इन हार्मोन के विषय में, अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो निर्माण करती है किसका? हार्मोन का, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना दोस्तों, ये कैसी रहती है? ये नलिका विहीन रहती है। पहला पॉइंट क्या होता है इसका? ये कैसी रहती है? नलिका विहीन होती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का निर्माण होता है, शारीरिक वृद्धि का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है सर, इतना तो हो गया। लेकिन सर आगे हमको ये बताइए कि सर ये शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखना, इनके शरीर में लगभग 13 से ऊपर की इनकी संख्या होती है। लगभग 10 से 11 के बीच में तो अपना ज्ञात हो चुकी है, लेकिन दोस्तों और भी ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके बारे में रिसर्च चल रही है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन एक चित्र बनाते हैं छोटा सा, एक मजेदार टॉपिक है, एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं एक चित्र बना रहा हूँ किसका? हमारे अनिल कपूर भाई साहब का चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अनिल कपूर साहब का। तो दोस्तों उनका एक वेलकम पिक्चर आई थी। उनकी वेलकम पिक्चर में एक कंधा उनका ऐसा थोड़ा सा बड़ा था और एक कंधा उनका कैसा था? थोड़ा सा छोटा था, है ना। तो अपन इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, लगभग 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। अच्छा, पीनियल ग्रंथि क्या कार्य करती है? तो इनके कार्य के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या होता है दोस्तों? याद रखना, इस पीनियल ग्रंथि से, अच्छा एक बार मैं आपको ग्रंथि पूरा बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनका कार्य बता दूंगा। पहली ग्रंथि कौन सी हो गई? पीनियल ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी हो गई दोस्तों? यहीं पर मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पहली पीनियल ग्रंथि हो गई और दूसरी कौन सी ग्रंथि हो गई? पीयूष ग्रंथि हो गई। दोस्तों तीसरी जो ग्रंथि होती है वो यहाँ पर गले में उपस्थित रहती है, जिसका नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है एच के आकार का होता है। इसके पिछले वाले हिस्से पर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखना, पैराथायराइड। तो अपन ने कितनी चर्चा करी? केवल इतनी चर्चा करी कि ग्रंथि क्या होती है दोस्तों। पहली ग्रंथि मस्तिष्क में होती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, दूसरी पीयूष ग्रंथि, तीसरी थायराइड ग्रंथि, चौथी पैराथायराइड ग्रंथि। एक यहाँ दोस्तों फेफड़ों के पास। अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर इस तरफ वाला कंधा इतना बड़ा और इस तरफ वाला कंधा छोटा सा। तो याद रखना दोस्तों, ये अनिल कपूर साहब का वेलकम पिक्चर का एक सीन का चित्र है ना। तो ये जो आपके फेफड़ों के पास एक जो ग्रंथि पाई जाती है, एसएससी सीजीएल में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम कौन सा है? क्या नाम है इसका? थाइमस ग्रंथि। याद रखना, थाइमस ग्रंथि के बाद दोस्तों याद रखना एक और ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे अमाशय के नीचे, यहाँ पर इस अवस्था में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इसका नाम क्या है? पैनक्रियास ग्रंथि, या जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्नाशय। अब दोस्तों याद रखना, आगे इसके नीचे जो ग्रंथि होती है, जो एक और ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि के बाद, जिसका नाम क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। उसके बाद एक और ग्रंथि होती है दोस्तों जिसका नाम है टेस्टिस। उसके नीचे एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है? ओवरी। तो कुल मिला के हमारे शरीर में इतनी ग्रंथि होती है। और अगली जो एक और ग्रंथि होती है जिसका मैंने आपको बाद में बताया, इसका नाम क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि। तो दोस्तों अपन ने इतनी ग्रंथियों के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। पहली कौन सी ग्रंथि देखी हमने भैया? पीनियल ग्रंथि देखी। दूसरी कौन सी ग्रंथि देखी? पीयूष ग्रंथि देखी। तीसरी कौन सी ग्रंथि देखी? तीसरे थायराइड ग्रंथि देखी। अगली कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि देखी। उसके आगे अपन ने कौन सी देखी? थाइमस ग्रंथि देखी। उसके बाद अपन ने कौन सी? पैनक्रियास ग्रंथि देखी। उसके बाद अपन ने एड्रिनल ग्रंथि देखी। उसके बाद उसके बाद टेस्टिस देखा। उसके बाद ओवरी देखा। तो दोस्तों इतनी ग्रंथियां हैं, ये एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अब आपको नाम बड़े ही कठिन लग रहे होंगे। अब आपको मैं अगर बोलूं कि आप कितनी देर में इनको याद कर सकते हो, लगभग आप 5 मिनट तो ले ही लोगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से जल्दी याद कराने की कोशिश करता। तो देखो दोस्तों, पहला अपने को याद रखना है इस प्रकार से। देखो अपने को याद कैसे रखना है? सबसे पहले पी, फिर पी, फिर टी, फिर पी, फिर टी, फिर पी, फिर ए, फिर टी, फिर ओ। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको बता दे रखी है साथ करना। 2 बार क्या है? पीपी, फिर क्या है दोस्तों? टीपी, पीपी, टीपी, फिर से टीपी और फिर एटीओ। ठीक है, पीपी, टीपी, टीपी, एटीओ हो गया होगा। फिर से देख लो, पीपी, टीपी, टीपी, एटीओ। ठीक,
पी से पीनियल ग्रंथि, पी से पीयूष ग्रंथि, टी से थायराइड ग्रंथि, पी से पैराथायराइड ग्रंथि, टी से थायमस ग्रंथि, पी से पेनक्रियाज ग्रंथि, ए से एड्रिनल ग्रंथि, टी से टेस्टिस, ओ से ओवरी और एच से हाइपोथैलेमस, है ना। फिर से देख लो, पीपी, टीपी, टीपी, एटीओ, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस पी के बारे में। कौन से पी के बारे में? सबसे ऊपर के बारे में बात करते हैं। ये जो पी दिख रहा है आपको, ये कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? ये होती है आपकी कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। और ये पीनियल ग्रंथि जो होती है, ये पीयूष ग्रंथि का ही एक भाग होता है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है दोस्तों? मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, अगली वीडियो आप देख लेना। उसमें अपन जब बात करेंगे तंत्र की, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, इसका अग्रभाग होता है, अग्रभाग का एक भाग होता है डायनसेफेनाल। तो डायनसेफेनाल का दोस्तों जो भाग होता है, उसके जस्ट लगाया एक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का ही एक छोटा सा भाग होता है पीनियल ग्रंथि। और जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन में आता नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन में क्या आता है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। याद रखना दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। लेकिन ये पीयूष ग्रंथि का ही एक भाग होती है। और ये जो पीनियल ग्रंथि होती है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। किससे निकलता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है। तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये एक मेलानिन नाम का रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये मेलानिन नाम का जो पदार्थ होता है, ये क्या करता है? तो ये हमारी त्वचा में पाए जाने वाला, जो हमारी त्वचा की जो टाइटनेस होती है, हमारी त्वचा जब ढीली पड़ जाती है तो किसके कारण पड़ती है? मेलानिन के कारण। बुढ़ापे में दोस्तों आपने देखा होगा कि ये हमारी त्वचा लटक जाती है, किस हार्मोन के कारण? मेलानिन के कारण। और मेलानिन किससे निकलता है? मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से। याद रखना, पीनियल ग्रंथि अगर कम मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है, तो एक रोग हो जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सूर्यमुखी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? सूर्यमुखी नाम का रोग हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का। याद रखना, अपन पूरे हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्मोन किससे निकलते हैं? ग्रंथि से निकलते हैं। कौन सी ग्रंथि से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है ना। तो अपन क्या देखा? अपन ने पीनियल ग्रंथि के बारे में देख लिया। अब याद रखना दोस्तों, अपन बात करेंगे दूसरे वाले पी की। कौन से वाले पी की? दूसरे वाले पी की बात करेंगे। और इस पी का संबंध यहाँ है दोस्तों पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से है, पीयूष ग्रंथि। और दोस्तों याद रखना, ये जो मैं आपको लेवल पढ़ा रहा हूँ, ये केवल ग्रुप डी और व्यापम का लेवल है। अगर मैं आपको एनटीपीसी का लेवल पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको थोड़ी सी और डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जो आपको क्लासेस में मिलेगी। मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, नहीं तो और भी कमजोर छात्र ऐसे हैं कि अगर जिनके ऊपर से बात जाने लगती है तो वो वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है दोस्तों? उसके बारे में भी आप समझ लेना। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में सभी ग्रंथियों को लगभग नियंत्रित करने का कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? याद रखना, इससे एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जीटीएच। कौन सा हार्मोन? जीटीएच। ये जो जीटीएच होता है, इसका पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसके दो अन्य भाग होता है दोस्तों। पहला जो भाग होता है वो होता है एफएसएच, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है एलएच। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कठिन चीजें क्यों पढ़ाते हो? यही नाम तो हमको याद नहीं होते, इसलिए तो साइंस पसंद नहीं। तो दोस्तों ये नाम जिसको याद होते हैं उसी को सिकंदर भी कहते हैं, याद रखना। तो एफएसएच का नाम क्या है? देखो दोस्तों याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है एफएसएच का। और एलएच का क्या नाम है? तो एलएच का नाम याद रखना दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है सर, हाँ आपने इतना बता दिया कि जो मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसके दो अन्य भाग होते हैं, एक तो एफएसएच और दूसरा कौन सा? एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो याद रखना एफएसएच क्या करता है? ये जो एफएसएच नाम का हार्मोन होता है दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ये महिलाओं में किसका निर्माण करता है? ओवम का। किसका? ओवम। ओवम का हिंदी में अगर बोले अपन तो क्या बोलेंगे? अंडाणु।
काय का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और पुरुषों में काय का निर्माण करेगा, महिलाओं में अंडाणु, तो पुरुषों में किसका, शुक्राणु का। ठीक है सर, ये तो बड़ा इजी है, ये तो हमको समझ में आ गया। तो जो एफएसएच रहता है, एफएसएच अंडाणु का निर्माण किसमें, महिलाओं में, और शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, याद रखना। तो स्पर्म का निर्माण किसमें करता है, पुरुषों में। लेकिन जो ल्यूटेनाइजिंग नाम का हार्मोन होता है दोस्तों, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता है। ये क्या करता है, महिलाओं में, याद रखना, महिलाओं की बात करें या फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये निर्माण करता है काय का, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का। कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन का। और अगर बात करें मेल में, किसके बारे में बात करेंगे, मेल में बात करेंगे, पुरुषों में बात करेंगे, तो पुरुषों में दोस्तों ये निर्माण करता है किसका, एंड्रोजन नाम के हार्मोन का। किसका निर्माण करता है, एंड्रोजन नाम के हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों ये जीटीएच के बारे में तो हमको पूरी जानकारी मिल गई। तो क्या होता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये जो रहती है, ये ग्रंथि क्या करती है दोस्तों, एक जीटीएच नाम का हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन निकालती है। इससे दो अन्य हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एक कौन सा, एलएच। एफएसएच क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, महिलाओं में क्या करता है, अंडाणु, और पुरुषों में शुक्राणु, स्पर्म का निर्माण करता है। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में एंड्रोजन का निर्माण करता है। कौन सा, जीटीएच। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मानी जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, 0.6 ग्राम का इसका वजन होता है। और अपन बात करें इसी पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि शरीर में तंत्रिका तंत्र में उपस्थित डायनसेफेनाल वाले भाग से लगी लगाई मतलब चिपके हुए रहती है। और इसी पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये कहां पर उपस्थित होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इससे जीटीएच नाम का हार्मोन निकलता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब अपन चलते हैं कहां पर, आगे। तो ठीक है, अपन ने जीटीएच नाम का हार्मोन तो निकाल लिया, लेकिन दोस्तों 3-4 और अन्य ऐसे आईएमपी हार्मोन है जिसके बारे में आपको मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। अगला अपन बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, जीटीएच हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, एफटीएच। तो एफटीएच का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमेटोस्टेटिन नाम का जो हार्मोन होता है दोस्तों, याद रखना, अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर ये हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए, है ना, कहां से निकलता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अगर ये आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, भीमकाय। अच्छा, भीमकाय रोग किसे कहते हैं, तो भीमकाय मतलब कैसा रूप, भीम के जैसा रूप, मतलब शरीर की जो लंबाई होती है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, इसे भीमकाय बोलते हैं। इसे और अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिग्नेटिज्म। कौन सा रोग, जिग्नेटिज्म नाम के रोग से भी जाना जाता है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हो गया, भीमकाय, जिग्नेटिज्म हो गया, एफटीएच हार्मोन के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। अब दोस्तों इसी मास्टर ग्रंथि से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, टीएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टीएसएच हार्मोन। इस टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो याद रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग नाम का जो हार्मोन रहता है वो क्या करता है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, थायराइड। तो थायराइड क्या होता है दोस्तों, थायराइड भी हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, गले में उपस्थित होती है। मैं आपको इसके बारे में बात में बताऊंगा। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, यहाँ गले में जो ग्रंथि रहती है इससे जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। क्या करता है दोस्तों, उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन, टीएसएच नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकलता है, ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, कि गले की ग्रंथि, सिर की ग्रंथि। बाकी अगर अपन अगले बारे में बात करें तो अगली अपन बात करें तो टीएसएच के आगे अगला एक और हार्मोन इसी मास्टर ग्रंथि से निकलता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, एसीटीएच। क्या नाम है, एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बताओगे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये बहुत आईएमपी टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में आना है यानी आना है, रट लेना, वीडियो छोड़कर भागना नहीं। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन रहता है दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे शरीर में एक और ग्लैंड होती है, एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहां पर होती है दोस्तों, मैंने आपको किडनी भी पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन वीडियो में देख लेना। तो किडनी में क्या रहता है दोस्तों, कि हमारे शरीर में जो किडनी होती है, किडनी की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो ये जो हमारी किडनी होती है, थोड़ी सा गलत बन गया है,
तो ये जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी में उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, एक ग्रंथि जिसका नाम क्या है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो दोस्तों ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर उपस्थित रहती है, और इस एड्रिनल ग्रंथि के कितनी संख्या होती है, इसकी संख्या 2 होती है। 2 क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि शरीर में किडनी की संख्या 2 होगी, तो शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। और एड्रिनल ग्रंथि के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, कोर्टेक्स, और दूसरा कौन सा होता है, मेड्यूला। ठीक है, तो मैंने आपको किडनी में पढ़ाया हुआ है, किडनी का ये भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला। उसी प्रकार से इस ग्रंथि का भी बाहरी भाग कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग क्या होता है, मेडुला होता है। ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है दोस्तों। और ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि से भी जो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से भी जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है, उनको उत्तेजित कौन करता है, एसीटीएच हार्मोन। और ये एसीटीएच हार्मोन कहां से निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन से भाग देखे अपन ने, सबसे पहले क्या देखा दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना रहता है, 0.6 ग्राम इसका भार रहता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में, हमारे सिर में उपस्थित रहती है, मस्तिष्क वाले हिस्से में उपस्थित रहती है। अपन ने क्या देखा, सबसे पहले एक जीटीएच हार्मोन निकला, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इससे 2 अन्य हार्मोन निकले, एक एफएसएच, दूसरा एलएच। एफएसएच अपन ने देखा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच अपन ने देखा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद अपन ने क्या देखा दोस्तों, एफटीएच देखा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसकी अधिकता से भीमकार रोग हो जाता है। उसके बाद अपन ने देखा टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन निकलते हैं उनको क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा दोस्तों, एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या देखा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहां पर उपस्थित रहती है, किडनी में उपस्थित रहती है। और उस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनको उत्तेजित कौन करता है, एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसे हमने मास्टर ग्रंथि क्यों कहा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये पीनियल ग्रंथि भी और ये पीयूष ग्रंथि। अब जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब बाकी सब छोटी छोटी ग्रंथि हैं, देख लेना आखिरी तक। जो थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि गले में उपस्थित होती है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसका आकार पूछ लिया जाता है, तो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है, अंग्रेजी का एक शब्द होता है जिसका नाम क्या है, एच। एच के आकार का इसका आकार होता है। साथ ही इसका आकार और कैसा होता है, तितली के आकार का होता है। कैसा आकार होता है, तितली के आकार का होता है। तितली के आकार का कहां पर उपस्थित होती है, गले में उपस्थित होती है। याद रखना दोस्तों, ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है गले में उपस्थित होती है। यहां से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। कौन सी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। याद रखना, कौन सी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो दोस्तों ये जो थायरॉक्सिन नाम का हमारा हार्मोन होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे स्रावित होता है, तो याद रखना दोस्तों, आप नमक खाते होगे, वो जो नमक होता है उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो वो जो आयोडीन नाम का हमारा तत्व होता है, वो आयोडीन नाम का जो तत्व होता है वो हमारी कौन सी ग्रंथि से जाकर मिलता है, थायराइड ग्रंथि से जाकर मिलता है, जो कहां पर उपस्थित होती है, गले में। और जैसे ही वो आयोडीन इस ग्रंथि को मिलता है तो उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। याद रखना, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर इस थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए दोस्तों, तो आपका जो रक्त दाब हो जाता है ये बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। इसलिए जो बीपी के मरीज होते हैं उनसे क्या बोलते हैं कि भैया आप नमक कम खाया करो। क्यों खाया करो, क्योंकि उनके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण क्या हो जाता है, ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने लगता है, इसलिए आपका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ये हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलने लगे, तो सीधी सी बात है ये हार्मोन कम निकलेगा। तो क्यों निकलेगा, क्योंकि आप आयोडीन नहीं खाओगे। क्या नहीं खाओगे, आप नमक नहीं खाओगे। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो याद रखना आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे शरीर में बीपी लो की कंडीशन बन जाएगी। क्या की कंडीशन बन जाएगी, बीपी के लो होने की कंडीशन बन जाएगी। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रक्तदाब कम हो जाएगा। साथ ही ये ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और उसका आकार क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, और आपके गले में से एक विशेष प्रकार का अंग बाहर आने लगेंगे, जिसे हम कौन सा रोग बोलते हैं दोस्तों, घेंगा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। घेंगा रोग का अन्य नाम क्या है दोस्तों, ग्वाइटर है।
क्या नाम है, ग्वाइटर। और लास्ट ईयर जो एग्जाम पूछे ग्रुप डी में, ग्वाइटर की जगह पे एक नाम दे दिया था जिसका नाम क्या था दोस्तों, गलगंड। तो गलगंड भी जो रोग होता है दोस्तों, ग्वाइटर जो रोग होता है, घेंगा जो रोग होता है, वो तीनों किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, बीपी लो होगा, आपकी थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी, घेंगा, ग्वाइटर या गलगंड रोग हो सकता है। ठीक है, आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, पैराथायराइड के बारे में। तो पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है दोस्तों, ये पैराथायराइड नाम की जो ग्रंथि होती है हमारी, आपको पता होगा हमारे शरीर में जो हड्डियां रहती हैं, इन हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो उन हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के हमारी बॉडी के ब्लड में मिला देती हैं। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में क्या होता है, रक्त होता है। तो हमारे रक्त में क्या मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है। कहां से आता है ये कैल्शियम, तो ये कैल्शियम आता है हड्डी से। तो हड्डी से कैल्शियम लेकर रक्त में मिला देती है कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। और ये पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, ये भी गले में होती है। और गले में कहां पर होती है दोस्तों, याद रखना कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि थी, जो अपन ने अभी पढ़कर आए, इस थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले भाग में उपस्थित होती है कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, याद रखना दोस्तों, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इसकी संख्या पूछ ली जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कुछ इस प्रकार से आपकी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के इस वाले हिस्से में 4 अन्य ग्रंथियां होती है, इसका नाम क्या है दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, तो कौन सी ग्रंथि करती है, पैराथायराइड ग्रंथि करती है। और पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है। गले में कौन सी ग्रंथि के ऊपर, तो दोस्तों बता देना, थायराइड ग्रंथि के ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसके विषय में, इस ग्रंथि के विषय में। इसका नाम क्या है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड होती है, जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये कहां पर उपस्थित होती है, तो याद रखना ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछ लिया गया है। थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है, ये उपस्थित होती है दोस्तों फेफड़ों के पास। कहां पर उपस्थित होती है, फेफड़ों के पास उपस्थित होती है। क्वेश्चन क्या आया था कि मानव शरीर में वो कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के पास उपस्थित होती है, तो याद रखना दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, ये आपकी ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, ये जो थाइमस ग्रंथि होती है आपकी, ये क्या करती है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करती है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड करती है। याद रखना ये ग्रंथि केवल बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में सामान्यतः 2 साल की उम्र तक ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को परिपक्व करने का प्रयास कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाती है दोस्तों, हमारे शरीर में एक लिम्फोसाइट होती है, जो किसका भाग होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का भाग होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा दोस्तों, मोनोसाइट है, बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये किस में आएंगी, ग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट में आएंगी दोस्तों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो दोस्तों याद रखना सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट में है। ये आपको मैं जब टिश्यू पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल केवल आप इतना देख लो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करती है दोस्तों, ये थाइमस ग्लैंड करती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि के बारे में भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब दोस्तों अगली ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी ग्रंथि, पेनक्रियास। कौन सी ग्रंथि, पेनक्रियास ग्रंथि, पेनक्रियास ग्लैंड। याद रखना ये जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है, ये जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम का निर्माण भी करती है, और किसका निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण भी करती है। तो याद रखना दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि पेनक्रियाज या अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं, पाचन तंत्र में क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी सुन लो कि ये जो हमारी पेनक्रियाज या जो हमारी अग्नाशय होता है, यहाँ से हमारे लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है आदि एंजाइम निकलते हैं। साथ ही हार्मोन, अपन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तो हार्मोन कौन से निकलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये जो पेनक्रियाज होती है, ये जो हमारी अग्नाशय नाम की जो ग्रंथि होती है, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है।
पहली कौन सी कोशिका, अल्फा कोशिका, दूसरी कौन सी, बीटा कोशिका, तीसरी कौन सी, डेल्टा कोशिका, या जिसे हम कभी कभी गामा कोशिका पढ़ लेते हैं, चौथी कौन सी, पीपी कोशिका। तो याद रखना दोस्तों, अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, ग्लूकेनॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेनॉन, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकेविन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेविन हार्मोन। अगला जो हार्मोन है आपका अगली जो कोशिका है बीटा सेल, बीटा सेल से बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। तीसरा जो आपका हार्मोन है, तीसरी जो आपकी कोशिका है कौन सी, डेल्टा कोशिका। ये जो आपकी कोशिका होती है, डेल्टा नाम की जो आपकी कोशिका होती है, इस कोशिका से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है। इस कोशिका से जो हार्मोन निकलता है इसका नाम क्या है दोस्तों, ये पीपी कोशिका तो क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। थोड़ा सा मिस हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कौन करती है, पीपी कोशिका। डेल्टा नाम की जो कोशिका होती है, ये डेल्टा नाम की जो कोशिका होती है दोस्तों, ये क्या करती है, हमारे शरीर में एक हार्मोन अभी मैंने बताया था जिसका नाम क्या था, याद आ गया, सोमेटोस्टेटिन नाम का जो हार्मोन था, इस हार्मोन को परिपक्व करने का काम कौन करती है, डेल्टा सेल्स, है ना। तो अल्फा सेल्स किसका निर्माण करती है, ग्लूकेनॉन, बीटा किसका, इंसुलिन का, डेल्टा किसका, सोमेटोस्टेटिन, और पीपी सेल्स क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, प्रोटीन का। अब डिटेल में समझ लो, जो ग्लूकेनॉन हार्मोन का काम क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन का मैंने आपको अभी बता दिया ये काम क्या करता है सोमेटोस्टेटिन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दी। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ये पीपी सेल्स करती है। तो देखना, सबसे पहले मैं इंसुलिन की बात करूं तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, तो ग्लूकोज की जब अधिकता हो जाती है तो ग्लूकोज को काय में बदलना पड़ता है, ग्लाइकोजन में। काय में बदलना पड़ता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में। क्योंकि अगर ग्लूकोज की अधिकता हो जाए और आप अगर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाए तो दोस्तों आपको आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर जैसे हम बोलते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, बेटिंग एवं बेस्ट ने करी थी, याद रखना। तो ग्लूकोज की अधिकता से को क्या बोलेंगे, मधुमेह बोलेंगे, और इसकी अधिकता से डायबिटीज, शुगर या मधुमेह हो जाती है। और जो ग्लूकोज जो होता है इसकी मात्रा अगर ग्लाइकोजन में बदल दी जाती है तो हमको मधुमेह रोग नहीं होता। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम। ठीक है, अब याद रखना, जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कौन करता है ग्लूकोज में, तो कौन करता है, ग्लूकेनॉन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन काम करता है, ग्लूकेनॉन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से समझ लो। अल्फा सेल्स जो होती है दोस्तों, यहाँ से ग्लूकेनॉन हार्मोन निकलता है, क्या करता है, इंसुलिन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और जो हमारा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात, आपके शरीर में ग्लूकोज की वृद्धि हुई, ग्लूकोज की मात्रा में ज्यादा वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करोगे तो आपको मधुमेह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। अगर आपके शरीर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना है वापस, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस ग्लूकेनॉन हार्मोन की, ग्लूकेविन नाम के हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ये पेनक्रियास के बारे में। अब अपन बात किसके बारे में करेंगे, इस ए के बारे में। इस ए के बारे में बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होती है, हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है। बने रहना साथ में, है ना। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या रहती है, हमारी बॉडी में, हमारी जो किडनी होती है इसके ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 2। इसका आकार पूछ लिया जाए तो इसका आकार क्या बताओगे, ये समोसे के आकार की होती है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब याद रखना, इस एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं एड्रिनल ग्रंथि के, 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है ये किससे स्रावित होता है दोस्तों, कोर्टेक्स वाले भाग से। कितने भाग, कौन से भाग से, कोर्टेक्स। एक भाग कोर्टेक्स, दूसरा भाग कौन सा दोस्तों बता दो जल्दी से, आपको पता होना चाहिए, मेडुला। ठीक है, पहला कौन सा, कोर्टेक्स, दूसरा मेडुला। याद रखना कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये कोर्टेक्स कहाँ से आया, तो याद रखना कोर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होते हैं। किसके, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। ये पहला कोर्टेक्स, दूसरा मेडुला। कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। आप कैसे याद रखोगे, मैसेज। कैसे याद रखोगे, मैसेज। एम से क्या बताओगे, मिनरल कोर्टिकॉइड। एस से क्या बताओगे, सेक्स कोर्टिकॉइड। जी से क्या बताओगे, ग्लूकोज कोर्टिकॉइड। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो जो एम से अपन ने देखा मिनरल कोर्टिकॉइड, क्या देखा, मिनरल कोर्टिकॉइड। तो मिनरल कोर्टिकॉइड मतलब क्या दोस्तों, खनिज और लवण में क्या करता है, ये संतुलन करता है। ठीक है,
एस से अपन ने क्या देखा, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड क्या करता है दोस्तों, ये लैंगिक लक्षणों को परिपक्व करता है। और जी से अपन ने क्या देखा, जी से अपन ने देखा ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की जो दर रहती है उसमें क्या करना, उसको संतुलन बनाए रखना या उसका वृद्धि और कमी में बीच की भूमिका निभाए रखना। ठीक है, तो एम से मिनरल कॉर्टिकॉइड, एस से सेक्स कॉर्टिकॉइड, जी से ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं अभी बेटा, है ना, तो आप थोड़े से बने रहना, नहीं तो आप सोचो कि ठीक है। जो मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इससे याद रख लेना, ये मेडुला वाले पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। लड़ो एवं उड़ो, लड़ो एवं उड़ो नाम का जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन कहलाता है, एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। और एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है दोस्तों, याद रखना, ये हार्मोन किडनी के अंदर पाई जाने वाली, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले पार्ट से स्रावित होता है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पहला कौन सा, कोर्टेक्स, दूसरा कौन सा, मेडुला। कोर्टेक्स में कितने भाग, कोर्टेक्स का कितना, कौन सा वाला भाग, एक तो एम, एक तो एस, एक जी। एम से मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड। ठीक, मेडुला से कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे काम करता है। जब आकस्मिक परिस्थितियां होती हैं तो शरीर आकस्मिक परिस्थितियों से दिमाग से सूचना नहीं लेता कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मान के चलो आप बाइक चला रहे हो, तो आप बाइक चला रहे हो, एकदम से आपके सामने कुत्ता आता है, तो आप अपनी बाइक के बगैर सोचे समझे ब्रेक लगा लेते हो और गाड़ी को रोक लेते हो। अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे कि मुझे गाड़ी रोकना है या नहीं रोकना, तो उतने में आप देर कर दोगे और कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, ये जो आकस्मिक परिस्थितियों में अपना शरीर काम करता है, आपने देखा होगा, जैसे डर जाना, जैसे एकदम से भाग जाना, एकदम से सतर्क हो जाना, तो ये सारे काम कौन से हार्मोन से होते हैं, एड्रिनल हार्मोन से होते हैं। एड्रिनल हार्मोन कहाँ पाया जाता है, आपके एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले पार्ट से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रंथि भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अपना अगला वाला जो ग्रंथि रहेगी, अगली ग्रंथि कौन सी रहेगी दोस्तों, ये टी से अपन ने क्या देखा था, टेस्टिस। क्या देखा था दोस्तों, टेस्टिस। तो दोस्तों याद रखना, ये टेस्टिस नाम की जो ग्रंथि होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है वृषण। किसमें क्या बोला जाता है, इसे वृषण बोला जाता है। ये याद रखना, ये केवल पुरुषों में पाई जाती है। ये टेस्टिस नाम की ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नाम में ही समझ में आ रहा है, टेस्टिस मतलब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को परिपक्व करता है। लैंगिक लक्षणों को परिपक्व करता है पुरुषों में। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, टेस्टिस नाम की ग्रंथि से निकलता है। लास्ट में जो ग्रंथि बचती है आपकी, ये क्या नाम है इसका, ओ से याद रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी नाम की जो ग्रंथि होती है दोस्तों, याद रखना, ये केवल किस में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, दोनों हार्मोन के बारे में आपको पता है, मैंने अभी पहले ही बता दिया था आपको। पहला जो हार्मोन होता है आपका, ये कौन सा रहता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा रहता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन रहता है, ये कब उपस्थित रहता है दोस्तों, तो जब प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। तो प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकला। लेकिन सर आपने इससे पहले हमको एक और हार्मोन बताया था, जिसका नाम क्या था, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन दोस्तों, ये क्या करता है, ये भी महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। और महिलाओं में लैंगिक लक्षणों को परिपक्व करता है। लैंगिक लक्षणों को परिपक्व करता है महिलाओं में। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन रहता है, ये प्रेगनेंसी के समय उपस्थित रहता है। और ओवरी के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं के बारे में। और टेस्टिस जो रहती है, ये पुरुषों में पाई जाती है। और कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब काम के आईएमपी फैक्ट देख लो। आईएमपी फैक्ट में देख लो दोस्तों, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, लेक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि। इससे क्या निकलते हैं, आंसू। याद रखना, तो आंसू कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, रेलवे ग्रुप डी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। आंसू निकलते हैं दोस्तों कौन सी ग्रंथि से, लेक्रिमल ग्रंथि से। और बात करें अपन किसके बारे में, पसीने के बारे में।
तो पसीने कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? स्वेद ग्रंथियों से। कौन सी ग्रंथियों से? स्वेद ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करें किसके बारे में? हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? ये ताप नियंत्रित करती है। क्या नियंत्रित करती है? तापमान नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने केवल आपको ये जानकारी जो दी है, केवल आपको लगभग 55% या 60% के आसपास जानकारी है। पूरी 60% जानकारी देना वीडियो के थ्रू संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो में इतनी जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूँ। क्लासेस में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अगर आपका मन हो तो। लेकिन कल से अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक वीडियो फिजिक्स और एक वीडियो आपकी बायोलॉजी की चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।